हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार ईएसआई मेंस के लिए सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले का पार्ट 1 जो था आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस सेल के बारे में नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी ईएसआई मेंस का एग्जाम्स आपका होने वाला है, तो अगर आपकी मैथ्स अभी भी वीक है तो आप हमारे साथ यहाँ पे मैथ्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ाया गया और आप जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो उस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस मैथ्स की प्राइस 105 हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी। सिर्फ और सिर्फ ये आज के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 से 7 अगस्त तक ही हमारा सेल चल रहा था, तो 105 रुपये में आपको ये मिल जाएगा पूरी मैथ्स कोर्स चैप्टर वाइज। ठीक है, और साथ ही साथ आपको 3500 प्लस जो जीके का पीडीएफ मैंने आपको बोला था देने के लिए, तो इसकी प्राइस भी आपका 199 से घट करके 100 रुपीज़ हो गई है। तो इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना ही चाहते हैं हमारे जो कि व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे आपको 49 के साथ ये आपका प्राइस के साथ आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ खोज हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लोथल। ठीक है, लोथल ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। ये भी याद रखिएगा। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है। अणु बम के विकास से संबंधित है कौन? तो यहाँ पे कह सकते हैं होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि लेज़र बीम का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, लेज़र बीम का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आँख की चिकित्सा में। ध्यान दीजिएगा, लेज़र बीम का उपयोग आँख यानी मोतियाबिंद की चिकित्सा में किया जाता है, और यह एक नई तकनीक है जिसके कारण बिना चीरफाड़ के ही ऑपरेशन संभव हो पाया है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कैंसर की चिकित्सा में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरे और कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? एक एक करके मैच कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल और ऊर्जा निर्माण करता है, कोशिका के पावर हाउस के रूप में भी आपको जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सेंट्रोसोम की बात करें तो कोशिका विभाजन में सहायक करता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है अवर्णी लवक, ठीक है, अवर्णी लवक जो कि खाद्य संग्रह में सहायक होता है, भोजन के संग्रह में, भोजन के भंडारण में सहायक होता है। तो चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, तो हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि महापरिनिर्वाण क्या होता है, महाधर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है, महाभिनिष्क्रमण क्या होता है। तो इन सभी में डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। जैसे महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो वो मृत्यु की बात की जाती है। ठीक है, उनकी मृत्यु से संबंधित जो चीज़ है उसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और इनकी मृत्यु आपको पता है कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया महाधर्म चक्र परिवर्तन, तो जो प्रथम उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश, तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, या फिर महाधर्म चक्र परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक होता है महाभिनिष्क्रमण, तो उनके गृह त्याग की जो घटना है उसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, ताकि इसी तरह की वैल्यूएबल कंटेंट आपको डेली मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राज्य चिन्ह है, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो चेर जो राज्य था इसका जो राज्य चिन्ह था धनुष हुआ करता था, चोल जो थे उनका बाघ, और पांडे जो थे इनकी मछली होती थी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, पतंजलि। ठीक है, जैमिनी की बात करें तो जैमिनी आपको पता होगा मीमांसा से संबंधित है। गौतम की बात करें तो न्याय दर्शन से संबंधित है। और शंकराचार्य की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य को माना गया। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्तनाकाशी संप्रदाय किससे संबंधित है? स्तनाकाशी संप्रदाय का संबंध किससे हो जाता है? ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है, बी को टिक करेंगे। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है जिसने राज्य के हासिल यानी कि वास्तविक संग्रह को तैयार कराया?
तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इल्तुतमिश, ठीक है, जिसको हम लोग गुलामों के गुलाम के रूप में भी जानते हैं। इल्तुतमिश गुलाम वंश के गुलाम वंश के शासक थे, संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अगला पॉइंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम क्या था जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज को जानते हैं, जिसको फ्रुक्टोज या फिर फ्रक्टोज कह सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे? जीनोम चित्रण का संबंध किससे? एक छोटा सा आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आज का ये जो 50 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, क्योंकि इसी लेवल के अगर आप आज कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको कल कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ इसी लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये वीडियो का लेवल कैसा लगता है, क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से लगता है, ठीक है ना। ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा जो भी आपकी राय होगी। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जिन्स के चित्रण से, ठीक है, जिन्स के चित्रण से ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित जो जातियां होती है, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति कह सकते हैं, तो इसके अंतर्गत संथाल, बिहिल, कोल, चेचू, मलायन, उराव, मुंडा, ये सभी जातियां भी आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बताया संथाल, तो कह सकते हैं संथाल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? ये किसने सावधान किया था? तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर कह सकते हैं ऑप्शन सी, हसन इमाम। ध्यान दीजिएगा, हसन इमाम की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1921 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, जो कि हम कह सकते हैं अध्यक्षता की थी, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष थे। कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए थे क्योंकि ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था किसे? तो चित्तरंजन दास कहते हैं, CR दास, चित्तरंजन दास जी को निर्वाचित किया गया था, लेकिन वो उस वक्त जेल में बंद थे, इसलिए इनके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यही थे हसन इमाम। और इन्होंने ही गांधी जी को 1920 में ही सावधान किया था, ये ध्यान रखिएगा, ये बात कह सकते हैं कि 1920 में सावधान किया था कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उनका नाम क्या? उस पत्रिका का नाम क्या था? तो उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंडियन ओपिनियन। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक के रूप में किसे जाना था? मनसुख लाल, ठीक है, मनसुख लाल, ये ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पे मैंने मणिपुर का कोई जिक्र नहीं किया, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मणिपुर। प्राचीन भारत के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। एक एक करके देखते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना संभवतः जो कि चौथी ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। भगवत गीता ने मोक्ष के 3 मार्गों का वर्णन किया, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये भी सही है। पंच सिद्धांतिका जो है वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। पुराणों की संख्या 8 है, ये पॉइंट्स गलत है, पुराणों की संख्या 8 नहीं 18। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं तीनों ऊपर के 3 सही है, तो 1, 2, 3 को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, भारत में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? भारत में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी 2005 में। अगर हम बात करें पहला प्रशासनिक सुधार जो अधिनियम था, सुधार आयोग था, उसका गठन 1966 में किया गया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, ठीक है। दूसरी बार जब हुआ था, ये ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है इसका डेट भी, तो 5 जनवरी, ये याद रखिएगा, 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। लेकिन दूसरी की बात करें तो ये 31 अगस्त 2005 को गठन किया गया था कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य के राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बताइए।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था? वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था? बलि शब्द का अर्थ प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला पॉइंट्स, किस सतवाहन शासक ने स्वयं को जो कि एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी सतवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ की बात की जा रही है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए, यानी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वहाँ पे आपका सही आंसर होना चाहिए था भगवती सूत्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एकता व्यवस्था क्या होता था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो भी व्यक्ति होते थे उनको धन के स्थान पर, यानी जो सैनिक होते थे उनको धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। इसी को एकता प्रथा के नाम से जाना गया था, और इसकी स्टार्टिंग 1226 ईस्वी में किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और एकता प्रथा को अंत किसने किया, ये भी पूछा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ये याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अकबर। ठीक है, अकबर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अकबर ने। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं इस्लाम का शुद्धिकरण, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? 6 अप्रैल 1930, तो आपको पता है कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट किया था, और ये दांडी यात्रा समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु इसलिए जाना जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि भारत के एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर जिसका निर्माण गोकुल चंद पारीक ने कराया था, वह कहाँ स्थित है? तो ये कह सकते हैं पुष्कर में। ठीक है, राजस्थान के पुष्कर में, ऑप्शन सी। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, सी करेक्ट आंसर है, वाष्पोत्सर्जन। किसने अपने प्रतिद्वंदियों से अपने राज्य की रक्षा के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको हम लोग लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, लाखों के दान किया करते थे, इस वजह से इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन ये है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। देखिए, पहला पॉइंट्स कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि बम्बई में हुआ था। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अध्यक्षता किया था। सेकेंड पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में वो संपन्न हुआ। ये बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, वहाँ पे ये 2 अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए थे, यानी कि कह सकते हैं प्रथम विभाजन हुआ था। 1916 में जाकर के इनकी एकता हो गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे सही होगा, इस वजह से हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी उसी के तहत, यानी 12 अगस्त 1765 में, ऑप्शन ए। प्लासी सौदा था जिसने बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। उपरोक्त कथन किसका है? प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। ये जो कथन था किसका था? के.एम. पर्णिकर का, ऑप्शन डी, के.एम. पर्णिकर। जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को, बी करेक्ट है।
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। जब बात मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात की जाती है और वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात कही जाए तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 32 होगा। अगर उच्च न्यायालय की बात की जाती है तो वहाँ पे हम लोग 226 को 226 को टिक करते हैं, ठीक है। और ये 2 आर्टिकल तो आपको पता ही होगा। 143 क्यों फेमस है? तो 143 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय से कह सकते हैं कि परामर्श ले सकता है, और 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अगला पॉइंट, अरक्तता निम्न में से किन विटामिन की अल्पता के कारण होता है? अरक्तता, तो विटामिन B6 और B12, ठीक है। B6 को हम लोग पैराडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे 20 जो 12 है इसको हम लोग साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साइनोकोबालामीन फेमस होता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। अगला पॉइंट, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। इलायोप्लास्ट के संबंध में मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया। इसके संबंध में सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। देखिए, इलायोप्लास्ट एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है जो कि पौधे में लिपिड भंडारण के लिए विशिष्ट है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इलायोप्लास्ट प्लास्टोग्लोबुली को वसा की बूंदों के रूप में, ध्यान दीजिएगा, वसा की बूंदों के रूप में इकट्ठा करता है। विभिन्न प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट होने के कारण इलायोप्लास्ट गैर पिगमेंट होता है। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इलायोप्लास्ट संग्रहित करता है किसे? वसा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि या प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी है दही बनाना। ऑप्शन बी, दही बनाना। चिपको आंदोलन के संबंध में क्या सही है? चिपको आंदोलन, तो यहाँ पे चिपको आंदोलन संबंध 4 पॉइंट्स लिखेंगे, बताइए क्या सही है। देखिए, चिपको आंदोलन कह सकते हैं वन संरक्षण से संबंधित था, वनों की कटाई से सुरक्षा कैसे ये चलाया गया था। इस आंदोलन की चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से स्टार्ट किया गया था, और साथ में इसमें जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में भी ये चल रहा था। तो ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, चंडी प्रसाद भट्ट भी, गौरा देवी भी और सुंदरलाल बहुगुणा भी, ठीक है। आंदोलन की शुरुआत तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था, जो कि अब ये कह सकते हैं उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में पड़ता था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका संबंध 1983 से, ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि 1973 से इसका संबंध हो जाता है। जबकि 1983 की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, एपीको आंदोलन एक चलाया गया था, वो 1983 में था। तो फिलहाल यहाँ पे 1, 2, 3 आपका सही होगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? बताइए, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से जुड़े हैं? ये फ्लाइंग सिख के नाम से जो प्रसिद्ध हैं मिल्खा सिंह, उनके पुत्र थे जीव मिल्खा सिंह, और ये गोल्फर थे, फेमस गोल्फर। ऑप्शन डी। नीति आयोग के संबंध में विचार करें। तो नीति आयोग के संबंध में 3 पॉइंट्स हैं, पढ़िए और बताइए कौन सही है। नीति आयोग, तो देखिए 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015 से। यह एक संवैधानिक निकाय है। ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि संवैधानिक निकाय आपको पता चल गया होगा किसे कहते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। संवैधानिक निकाय वो निकाय यानी संवैधानिक निकाय हम उसे कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में पहले से हो, या फिर किसी संविधान संशोधन के द्वारा उसको संविधान में जोड़ा गया हो, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत उसकी चर्चा की गई हो, उसे कहा जाता है संवैधानिक निकाय। तो नीति आयोग के संबंध में ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक निकाय है। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 41 की बात की जा रही है तो आप आसानी से समझ सकते हैं 36 से लेकर के 51 तक किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट्स, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए, कितने विषय दिए गए काम करने के लिए? तो उनका जो विषय है वो 29 है, 29 विषय टोटल उनके प्रदान किया गया। कोई भी उम्मीदवार बिना किसी सदन का सदस्य बने केंद्रीय मंत्री बन सकता है। और सेकेंड पॉइंट है कि ऐसे उम्मीदवार को 8 महीने के भीतर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि वो बन सकता है, लेकिन दूसरा पॉइंट गलत है क्योंकि 8 महीने 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य उसे बनना होता है। तो ये पॉइंट्स हमारा गलत है, तो कह सकते हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगा? तो मैंने आपको कई बार बताया कि सरल को आप याद रखिए। सरल से संबंधित ये होगा कि 79 आपका ये होता है राज्यसभा, 80 और
लोकसभा 81, ये तीनों आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 79 यानी कि संसद, तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1975 में शुरू की गई 20 पॉइंट प्रोग्राम में पहली बार किस बार संशोधन किया गया था। 20 सूत्री जो कार्यक्रम था उसको स्टार्ट किया गया था 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में। तो इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार संशोधन 1982 में, दूसरी बार संशोधन 1986 और तीसरी बार 2005 में किया गया था। और वर्तमान में 2005 में 2006, ध्यान रखिए 2006 अभी लागू है, चल रहा है। आगे देखिए, सिंह और मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। सिंह और मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित राज्य के साथ गलत सुमेलित है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा गलत तरीके से मैच किया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा गलत है, क्योंकि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान का संबंध मणिपुर से नहीं होता, ये कह सकते हैं गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूरोक्स नामक घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। टूरोस्क, इसका संबंध हो जाता है न्यूजीलैंड से, यानी कि न्यूजीलैंड का ये घास स्थल है, तो केवल एक को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स ये कह रहा है कि मुत्सुमोंग त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मुत्सुमोंग त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड याद रखिएगा। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये कि गर्म और पिघली हुई मैग्मा के शीतलन यानी और जमने और क्रिस्टलीकरण के कारण कौन सी चट्टान बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 50 क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। और जो मैंने आपको बोला था कि कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, क्योंकि मैं इसके संबंध में कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ कल की वीडियो में। ठीक है, तो कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि इस तरह से बनने वाले जो चट्टान होते हैं उनको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये परत रहित चट्टान होती है, यानी कि परतों से निर्मित नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।